बजट 2024 की एनालिसिस। सीतारमण की 3 बातें। नीतीश नायडू को साधना, रोजगार पर जनता दिखाना और इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को थैंक्स बराबर राहत। दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह। अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सीधी और सरल भाषा में आज के बजट को हम समझने की कोशिश करेंगे। मोदी का पहला बजट दिलचस्प होने के साथ साथ काफी पेचीदा भी है। बजट में जो कहा गया है और विधेयक में जो पढ़ने को मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। कुछ उम्मीदें, कुछ उपेक्षाएं जो बजट से थी, उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे, उन सबको समेटने की कोशिश की गई। आमतौर पर बजट को समझने के लिए हम पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ जाते हैं, मगर आज इस बजट को पार्ट बी से शुरू करते हैं और पार्ट ए तक जाते हैं, यानी बजट को उल्टा शुरू कर समझते हैं। बजट का आखिरी हिस्सा जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, प्रावधानों से पहले उन बड़े संकेतों को जानते हैं जिनसे भविष्य की दिशा तय होगी। माना जाता है कि बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं का होता है। हालांकि इनकम टैक्स मध्यम वर्गीय नहीं है। भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, वो सिर्फ 2.5 करोड़ टैक्स देने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। पर फिर भी बजट की व्याख्या इन लोगों पर ही केंद्रित हो जाती है। 2020 में जो न्यू टैक्स रिजिम लाया गया था उसमें बजट को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही दिखाते हुए न्यू टैक्स रिजिम को और आकर्षक बनाने का कोशिश किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिस्कशन बढ़ाया गया है, जिसमें सैलरीड क्लास को लाभ होगा 25,000 रुपये का। स्लैब में थोड़ा चेंज किया गया है। 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपया कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी बचत होगी। यहाँ से वित्त मंत्री ने यह दर्शन स्पष्ट किया है कि बचत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स रेट को कम रखेगी और आपको रियायतें नहीं देगी, यही बात समझने वाली है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जहां बहुत सारे लोगों की निगाहें थी, उसको लेकर जबरदस्त उठापटक देखी, यानी शेयर बाजार, जो बजट के एकदम बाद तेजी से गिरा, बेहद बेचैन हुआ। और शेयर बाजार को बेचैन करने वाली कई चीजें इस बजट में है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% कर दिया गया। जो एफएनओ पर ट्रेडिंग करते थे उन पर एसटी को दुगनी दर कर दी गई। प्रॉपर्टी के इंडेक्सन को बेनिफिट के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के रेट भी बढ़ाए गए, इसके बारे में आगे सूचना दी जाएगी। कुल मिलाकर ये सब निवेश के मिजाज के लिए ठीक नहीं थी। बाजार ऐसा बजट नहीं चाह रहा था। बाजार को लग रहा था मिजाज ठीक नहीं है, इसलिए शेयर बाजार की दृष्टि से ये बेहद कमजोर बजट था। निवेशकों के लिहाज से कमजोर था। हाँ, अगर छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो उन्हें एक साल में म्यूचुअल फंड से 1.15 लाख के कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं देना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कही थी कि इनकम टैक्स को लेकर ये सरकार पिछले 10 साल से बहुत रिजर्व रही है। टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए वो बहुत मामूली है। एक तरह से वित्त मंत्री की ओर से थैंक्स गिविंग है कि आप हमको तीसरी बार सरकार में लाए हैं। ये लीजिए 12 से 15 हज़ार की मदद। कुल मिलाकर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ जिससे कि ये इनकम टैक्स का ड्रीम बजट हो जाए। खास तौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उसे देखते हुए टैक्स में ये रियायतें मामूली ही है। कस्टम ड्यूटी से जुड़ी एक घोषणा पर भी बात करना बहुत जरूरी है। सरकार पर इस बात का दबाव था कि जो विदेश से आने वाले मोबाइल और पुर्जों पर ड्यूटी घटाए। इसलिए नहीं कि भारत में उसकी कीमतें कम हो, बल्कि इसलिए कि जो मोबाइल कंपनियां भारत से निर्यात कर रही है उसको कॉस्ट कम हो सके। इसका थोड़ा फायदा हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मगर मोबाइल कंपनियां कस्टम ड्यूटी की रियायतों को ग्राहकों तक पास ऑन करती है तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। अब बड़ी घोषणा पर आते हैं। बड़ी घोषणा में सुर्खी बनाने वाली एक घोषणा और है, राजनीतिक दूसरी घोषणा है। अगर आप बजट की दो घोषणाओं को एक साथ मिलाकर तुलना करें तो बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीमों को पैकेज घोषित किया गया है। ये संकेत है सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि चुनाव के दौरान जो बैकलेस आया बेरोजगारी के लिए, उसको कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें तो करीब 1 लाख करोड़ की सीधी मदद दो गठबंधन दलों वाले राज्यों को दी गई है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा बिहार। राजनीतिक चश्मे से देखें तो बजट के कई मायने हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से ढूंढे तो बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट का पूर्ण बजट है। 6 महीने तो निकल चुके हैं,
अगला बड़ा बजट साल के अंत से बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी वरीयता यही है, इस बजट के बाद उनके गठबंधन घटक शांत रहे और साथ बने रहे। बाकी रेलवे के लिए छोटी मोटी प्राथमिकताएं घोषणा ही है। इससे ये भी लगता है सरकार इस बजट के जरिए एक निरंतरता दिखाना चाहती है। इस छोटी मोटी पहल हमें दिखती है अलग अलग तरीके से। उन पहल का असल कुल मिलाकर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने में, जॉब बढ़ाने में, डिमांड बढ़ाने में उतना नहीं दिखाई देगा। तीसरा, अगर इसके बाद आप बजट को कोई फोकस ढूंढना चाहें तो वो है छोटे उद्योग। हालांकि छोटे उद्योगों के लिए मायने में वो चलती हुई स्कीम्स है, उसमें आवंटन बढ़ाया गया है। बैंकों के सहारे उन्हें और आसानी से कर्ज देने जैसे प्रावधान को जोड़े गए हैं। मोदी सरकार के पिछले बजट बड़ी स्कीमों की बात करते थे, मेगा स्कीमों की चर्चा करते थे। गठबंधन सरकार की चुनौतियां इस बजट पर साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन इस बजट पर नहीं दिखा। पूरे भाषण में हमने स्मार्ट सिटी नहीं सुना, गंगा मिशन नहीं सुना, बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी सुनाई नहीं दी। लेकिन हाँ, बजट के दस्तावेजों में इन बार कई आवंटन हुए हैं जो छिपे हुए होंगे। इस बार वो फ्लैग बियरिंग स्कीम नहीं रही होगी। कुल मिलाकर सरकार का ये मध्यवादी बजट था। इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि इस बजट के नतीजों के आधार पर वित्त मंत्री को आगे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने होंगे। फरवरी 2024 में हमें एक रियल रिफॉर्म बजट की उम्मीद करनी चाहिए।